Hello students, welcome to D. Kumar chemistry classes on YouTube. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री का हीट ऑफ फॉर्मेशन तक किया था. तो व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ study of heat evolved in a chemical reaction is called thermochemistry. इसके टर्म्स को बता रहे थे. फर्स्ट वन इज द हीट ऑफ रिएक्शन. हीट ऑफ रिएक्शन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन. किसी केमिकल रिएक्शन में जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन. जो हीट ऑफ रिएक्शन है जनरली मेजर किया जाता है एंथैल्पी के टर्म में, इसलिए हीट ऑफ रिएक्शन को हम लोग एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन भी कहते हैं. इसमें एक रिलेशनशिप बताए थे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, जहाँ पर डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू इज द heat of reaction at constant volume, and delta Ng is the sum of gases stoichiometric coefficient of product minus sum of gases stoichiometric coefficient of reactant. और इस पर दो एग्जाम्पल्स बताए थे. फिर ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन के आधार पर दो प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है, टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट वन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है ड्यूरिंग रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होती है ग्रेटर हो जाती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, जिसके कारण डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है तो निगेटिव हो जाता है. इसके एग्जाम्पल्स बताए थे. एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताए थे कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होती है ग्रेटर होती है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेसर होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, जिसके कारण डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ रिएक्शन निगेटिव होती. इसके एग्जाम्पल्स बताया था, जैसे कंबसन रिएक्शन है, रिस्पायरेशन रिएक्शन है, ये सब क्या है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. फिर बताए थे हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म. एक मोल कंपाउंड को बनाइए किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से. उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है मतलब एब्जॉर्ब या रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म जैसे हाइड्रोजन का H2 होता है, कार्बन का कार्बन ग्रेफाइट, नाइट्रोजन का N2 गैस, ऑक्सीजन का O2 गैस, फ्लोरीन का फ्लोरीन गैस, सोडियम का सोडियम सॉलिड, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम सॉलिड, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम सॉलिड, सिलिकॉन का सिलिकॉन सॉलिड, फास्फोरस का वाइट फास्फोरस. ध्यान दीजिए थर्मोडायनामिक स्टेबल ब्लैक फास्फोरस होता है लेकिन मोस्ट एबंडेंट वाइट फास्फोरस. सल्फर का सल्फर रोम्बिक, नॉट सल्फर मोनोक्लिनिक. ध्यान दीजिए थर्मोडायनामिकली सल्फर रोम्बिक मोर स्टेबल होता है किससे? तो सल्फर मोनोक्लिनिक से. क्लोरीन का Cl2 गैस, ब्रोमीन का ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन का आयोडीन सॉलिड, ये सारे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म्स है. तो इस पर एग्जाम्पल बताए थे. फिर बताए थे हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. इस पर एग्जाम्पल्स बताए थे. तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट टर्म को आप याद रखिए. जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन में एक लाइन याद रखें कि वन मोल कंपाउंड को फॉर्म करना है किससे? तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन.
इसी में अगला टर्म है दैट इज द हीट ऑफ कम्बसन और इंथैल्पी ऑफ कम्बसन। तो व्हाट इज द हीट ऑफ कम्बसन और इंथैल्पी ऑफ कम्बसन? जिसका नाम में है, कम्बसन मतलब जलाना होता है, हीट ऑफ कम्बसन मतलब एक मोल कंपाउंड को जलाना होगा। जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता था, तो एक मोल कंपाउंड को फॉर्म करते थे, उसी तरह से हीट ऑफ कम्बसन में क्या होगा, तो एक मोल कंपाउंड को बर्न करेंगे कंप्लीटली। तो व्हाट इज द हीट ऑफ कम्बसन और इंथैल्पी ऑफ कम्बसन या इंथैल्पी चेंज इन कम्बसन? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of compound is completely burnt, is in excess oxygen, is called heat of combustion or enthalpy of combustion. तो enthalpy of combustion और heat of combustion क्या है? तो 1 मोल कंपाउंड को completely burn कर दें excess oxygen, 1 मोल कंपाउंड लीजिए, उसको completely burn कर दीजिए excess oxygen, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कम्बसन और एंथैल्पी ऑफ कम्बसन। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड हीट ऑफ कम्बसन। जैसे यहाँ पर 1 मोल कार्बन को लिए, कार्बन मतलब कोक, 1 मोल कार्बन को अगर हम कंप्लीटली बर्न कर दें एक्सेस ऑक्सीजन में, तो इस रिएक्शन में एक केमिकल रिएक्शन हो गई। तो इस केमिकल रिएक्शन में जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, इस केमिकल रिएक्शन में जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, इसे हम कहेंगे हीट ऑफ कम्बसन। हीट ऑफ कम्बसन क्या है? तो 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न करिए एक्सेस ऑक्सीजन में, तो इस रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कम्बसन। तो हीट ऑफ कम्बसन क्या है? The amount of heat released when 1 mole of a compound is completely burnt in excess oxygen is called heat of combustion. उस तरह से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया, तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को लिया, 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करे, तो कंप्लीटली बर्न कर दिए एक्सेस ऑक्सीजन में। इस रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन हो गई, इस केमिकल रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो हीट ऑफ कम्बसन कहेंगे। किसकी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड की। जबकि यहां पर देखिए, अगर हम 1 मोल कार्बन को लें और इसे हम पार्शली कम्बसन करें इन लिमिटेड ऑक्सीजन, तो अगर हम कार्बन को आंशिक, पार्शली मतलब आंशिक कम्बसन कराएं लिमिटेड ऑक्सीजन में, तो ये क्या दिया, तो CO। तो ये हीट ऑफ कम्बसन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन को आपने कंप्लीटली बर्न नहीं करेगी। कैसे? क्योंकि कार्बन को अगर कंप्लीटली बर्न कराते तो ये CO पर नहीं अटकता, बल्कि CO2 चला जाता। जैसे यहां पर देखिए, कार्बन को कंप्लीटली बर्न करे तो ये CO2, तो ये कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ, अभी और CO बर्न होगा किस में, तो CO2 में। तो ये हीट ऑफ कम्बसन का एग्जाम्पल नहीं हुआ। हीट ऑफ कम्बसन में 1 मोल कंपाउंड को, हीट ऑफ कम्बसन में 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न कर देना है एक्सेस ऑक्सीजन। ये हीट ऑफ कम्बसन नहीं हुई। इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज होगी वो हीट ऑफ कम्बसन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये CO अभी और जल सकता है, CO की भी और कम्बसन हो सकती है। मतलब इस रिएक्शन में कंप्लीट कम्बसन नहीं हुई, कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ आपका कार्बन CO पर जाकर के आपका अटक गया, अभी और इसकी कम्बसन हो सकती थी। इसीलिए ये हीट ऑफ कम्बसन का एग्जाम्पल नहीं हुआ। हीट ऑफ कम्बसन में क्या होगा, तो 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न कर देना है किस में, तो एक्सेस ऑक्सीजन। जैसे यहाँ कंप्लीटली बर्न हुआ, यहाँ कंप्लीटली बर्न हो गया, उस तरह से 1 मोल मीथेन लीजिए, 1 ही मोल लेना, ध्यान दीजिए, 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न कर दिया एक्सेस ऑक्सीजन में, तो इसमें जो इस रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कम्बसन। उस तरह से अगर हम 1 मोल ग्लूकोज ले लें, उसे हम कंप्लीटली ऑक्सीजन में बर्न कर दें, तो CO2 H2O। अब जानते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन को, मतलब वह कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन हो या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, उसे हम कंप्लीटली बर्न कर दें तो क्या देता है, तो CO2 और H2O। तो यहाँ क्या करें, तो 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न कर दिए किस में, तो एक्सेस ऑक्सीजन में। तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कम्बसन। तो हीट ऑफ कम्बसन क्या है, तो डिफिनीशन में
जैसा आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन में पढ़ा, हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या पढ़ा कि एक मोल कंपाउंड को फॉर्म करना है किससे, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। एक मोल कंपाउंड को फॉर्म करिए किससे, तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो उस रिएक्शन में जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो सेम टू सेम जैसे वहां पर एक मोल कंपाउंड फॉर्म किए थे, यहां पर एक मोल कंपाउंड क्या होगा, बर्न होगा कंप्लीट इन एक्सेस ऑक्सीजन। हीट ऑफ कंबशन क्या है, the amount of heat released when one mole compound is completely burned in excess oxygen is called heat of combustion। तो इसमें कीवर्ड क्या हुआ, तो एक मोल कंपाउंड और कंप्लीटली बर्निंग होना चाहिए एक्सेस ऑक्सीजन में। तो इसमें कीवर्ड क्या हुआ, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन में कीवर्ड क्या था, तो एक मोल कंपाउंड को फॉर्म करना किससे, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। उसी तरह से यहाँ पर कीवर्ड क्या हुआ, तो एक मोल कंपाउंड को कंप्लीटली बर्न कर देना किस में, तो एक्सेस ऑक्सीजन में, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब हीट रिलीज होती है ना। कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट रिलीज होती है। तभी तो कार्बन को आप जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट निकलता है, जिसका आप यूज डिफरेंट अलग अलग कामों में करते हैं। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब इसका हीट ऑफ कंबशन क्या आएगा, तो हमेशा निगेटिव आएगा। इसका हीट ऑफ कंबशन क्या आएगा, तो हमेशा निगेटिव आएगा। तो जो हीट ऑफ कंबशन है वो हमेशा निगेटिव आता है। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। नाउ इफ हीट ऑफ कंबशन इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड स्टेट, यदि हीट ऑफ कंबशन को मेजर करने किस पर, तो स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या हुआ, तो प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो यदि हीट ऑफ कंबशन को हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट पर, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, मतलब डेल्टा एच इसके ऊपर नॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, तो स्टैंडर्ड स्टेट के। तो यदि हीट ऑफ कंबशन को मेजर किया जाए स्टैंडर्ड स्टेट पर, स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, मतलब डेल्टा एच नॉट। ध्यान रखेंगे, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन को स्टैंडर्ड स्टेट पर मेजर करिए दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। उसी तरह से अगर हीट ऑफ कंबशन को मेजर करें स्टैंडर्ड स्टेट पर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। ध्यान रखें, नोट, एक नोट है कि ध्यान रखें कि यदि हीट ऑफ कंबशन को मेजर किया जाता है स्पेशल टाइप ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है, तो वह डिवाइस जिसमें हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस होती है। तो हीट ऑफ कंबशन, सॉरी यहां पर हीट ऑफ कंबशन मेजर्ड इन स्पेशल टाइप ऑफ कैलोरीमीटर कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर, है ना, याद रखिएगा। हीट ऑफ कंबशन मेजर किया जाता है एक विशेष टाइप का कैलोरीमीटर में कांस्टेंट वॉल्यूम पर, दैट इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर। Now heat of reaction in terms of heat of combustion. Now heat of reaction in terms of heat of combustion. जैसे पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए इस केमिकल रिएक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होता था, तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसी तरह से अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन दे दिया जाए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ कंबशन दे दे और आपसे पूछे कि बताइए कि इस केमिकल रिएक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, तो ये है हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबशन। तो इफ डेल्टा HR इज द हीट ऑफ रिएक्शन,
अगर मान लेते हैं किसी केमिकल रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर है, तो याद रखें एक फॉर्मूला, द हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबशन क्या होती है, तो समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए इसमें नोटिसेबल है, इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्या, तो जैसे आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन आपने पढ़ा, हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन में आपने क्या पढ़ा था, तो पढ़ा था समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या था, हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता था समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, जबकि यहाँ उल्टा है। ध्यान दीजिए हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या है, तो समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट है। ध्यान रखिएगा यहाँ क्या है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, जबकि वहां पर क्या था, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था। इसको जरा ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, जबकि हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, तो समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, जनता कंफ्यूज करती है इसमें। जैसे हमने कंसीडर कर रखा है केमिकल रिएक्शन, कौन सी, तो A प्लस बी बी गिविंग एस सी सी प्लस डी डी, जहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए और बी है, और स्मॉल सी स्मॉल डी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट सी और डी है। तो इफ डेल्टा एच आर इज द हीट ऑफ रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच आर है, तो इफ डेल्टा एच आर इज द हीट ऑफ रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन अगर डेल्टा एच आर है, तो डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगी, तो समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ध्यान दीजिए हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, तो समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में कौन से, तो कैपिटल ए कैपिटल बी, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एच आर मतलब हीट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू ए इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ए इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ ए प्लस बी इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ बी माइनस व्हाट, तो सी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सी इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ सी प्लस डी इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ डी। ये तो इसमें हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबशन क्या होता, तो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, जबकि हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता था, तो समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ उल्टा हो रहा है क्या, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करिए। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन को मिला करके है। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन गैस, कार्बन ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन गैस आर 310.6 किलो कैलोरी एंड 310.62 किलो कैलोरी एंड 68.32 कैलोरी। इसमें डेटा मिसिंग है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन, कार्बन ग्रेफाइट एंड H2 गैस आर 310.62 किलो कैलोरी पर मोल, 90 किलो कैलोरी पर मोल एंड 68.32 किलो कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 गैस। कर बताइए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 क्या होगी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, तो एक मोल कंपाउंड को बनाइए, जैसे यहां पर एक मोल एसिटिलीन को बनाइए, किससे, तो उसके मोस्ट अबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म्स। एक मोल एसिटिलीन को बनाइए किससे, तो इसके मोस्ट अबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म्स। तो उस रिएक्शन में जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछी जा रही है किसकी, तो एसिटिलीन की। तो एक मोल एसिटिलीन को बनाएंगे किससे, तो इसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से, मतलब कार्बन ग्रेफाइट से। तो 2 कार्बन ग्रेफाइट, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 देना होगा।
2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस व्हाट, तो ये H2 गैस। यहां पर क्या करें, तो 1 मोल कंपाउंड को हमने बनाया किससे, 1 मोल कंपाउंड को हमने फॉर्म किया किससे, तो इसके मोस्ट अबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। तो इस रिएक्शन में जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, मतलब इस रिएक्शन की जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल होगी, वो कहलाएंगी क्या, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी, तो एसिटिलीन की। ये कहलाएंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। तो इस रिएक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है अगर हम निकाल दें तो निकल आएंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन। तो इस रिएक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है अगर ये निकालना है तो हमारे पास डेटा क्या है, तो हीट ऑफ कंबशन दिया गया है। तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा, हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कंबशन क्या होती है, तो हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होती है व्हाट, तो समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होती है समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन किसकी, तो रिएक्टेंट की माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन किसकी, तो प्रोडक्ट की, हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इट इज इक्वल टू क्या होगी, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या, तो कार्बन ग्रेफाइट, तो 2 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, हीट ऑफ कंबशन किसकी, तो ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, प्लस ये क्या, तो 1 इंटू हीट ऑफ कंबशन किसकी, तो हाइड्रोजन की, ये माइनस प्रोडक्ट में क्या है, तो एसिटिलीन, मतलब हीट ऑफ कंबशन किसकी, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन। तो सारे डेटाज को पुट कर दीजिए, तो ये कितनी होगी, तो ये 2 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कितनी है, ध्यान दीजिए हीट ऑफ कंबशन है, कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कंबशन क्या है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए इन सब का जो हीट ऑफ कंबशन होगा वो निगेटिव में होगा, ध्यान रखिएगा इसको, है ना, ये निगेटिव में आएगा। हीट ऑफ कंबशन एक्सोथर्मिक है ना, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होती है, तो निगेटिव। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कितनी है, तो ये 90, यहाँ लिखिएगा -90, क्यों, क्योंकि कंबशन है, तो 90 किलो कैलोरी पर मोल, प्लस ये 1 इंटू हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, तो ये 68.32 किलो कैलोरी पर मोल। ध्यान, हीट ऑफ कंबशन है, ये क्या होगा, तो निगेटिव में लीजिएगा, क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है, -68.32 किलो कैलोरी माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन कितनी है, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन कितनी है, तो 300, ध्यान दीजिए कंबशन इसलिए माइनस लेंगे, 310 वाट, तो 62 किलो कैलोरी। इसको सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी आंसर, इसे सॉल्व कर देंगे, दैट विल बी व्हाट, तो आंसर, ठीक है। नाउ कैलोरीफिक वैल्यू, एक होता है कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो किसी भी कंपाउंड, किसी भी सब्सटेंस, जनरली फ्यूल को किसी भी कंपाउंड के 1 ग्राम को बर्न करी एक्सेस ऑक्सीजन, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ हीट, ध्यान दीजिएगा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस जनरली फ्यूल वगैरह का होता है, सब्सटेंस मतलब ऑब्वियसली और फ्यूल कहिए, burned completely in excess oxygen is called calorific value of substance। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे, ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता, 1 ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस, किसी भी कंपाउंड के 1 ग्राम को आप जलाएं,
कंप्लीटली बर्न करे एक्सेस ऑक्सीजन। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बर्न कंप्लीटली इन एक्सेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी जनरली फ्यूल का ही, किसी भी फ्यूल का 1 ग्राम को आप जलाए, ध्यान दीजिए हीट ऑफ कंबशन में 1 मोल कंपाउंड को बर्न करना है, जबकि कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है 1 ग्राम सब्सटेंस को जलाइए, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो जैसे मान लेते हैं कि डेल्टा एच आर, अगर डेल्टा एच आर क्या है तो हीट ऑफ रिएक्शन है। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो 1 मोल कंपाउंड को जलाइए, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल का मास कितना होता है, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इन ग्राम। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल आप लेंगे, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर आप लेंगे तो उसकी मास कितनी हो जाएगी, तो मोलिकुलर मास इन ग्राम के बराबर हो जाएगी। जैसे 1 मोल मीथेन मतलब 16 ग्राम, 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम, 1 मोल एसिटिलीन मतलब 26 ग्राम, मतलब मोलिकुलर वेट इन ग्राम लगा दी, वही उसका 1 मोल का मास हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, तो अगर हीट ऑफ रिएक्शन, सॉरी डेल्टा एच आर इज द हीट ऑफ कॉम्बशन, अगर डेल्टा एच कॉम्बशन क्या है तो हीट ऑफ कॉम्बशन है किसी भी कंपाउंड का। तो हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, तो 1 मोल कंपाउंड को बर्न करने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, 1 मोल कंपाउंड को बर्न करने पर जितनी एनर्जी रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। तो अगर डेल्टा एच कंबशन क्या है तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ कंपाउंड है, तो आप कह सकते हैं कि सिंस हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, तो 1 मोल कंपाउंड को बर्न करिए, उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई, 1 मोल मतलब उसकी मोलिकुलर मास इन ग्राम, मोलिकुलर मास इन ग्राम के बराबर। m ग्राम का जब कंबशन कराएंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल्टा एच कंबशन दैट इज हीट ऑफ कंबशन के बराबर। तो इसलिए 1 ग्राम को अगर जलाएंगे तो कितना होगा, तो डेल्टा एच कंबशन अपॉन कैपिटल M। तो 1 ग्राम सब्सटेंस को जलाने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या कहेंगे, तो कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कितना हो जाता है, तो हीट ऑफ कंबशन को क्या करिए, तो मोलर मास, मोलिकुलर वेट इन ग्राम को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, मतलब मोलिकुलर मास इन ग्राम से डिवाइड कर दीजिए, वही उसकी क्या हो जाएगी, तो कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी कंपाउंड के 1 ग्राम को आप जलाइए एक्सेस ऑक्सीजन में, किसी भी कंपाउंड के 1 ग्राम को आप एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न कर दीजिए, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, तो कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, तो हीट ऑफ कंबशन को डिवाइड कर दीजिए किससे, तो मोलर मास से, वह उसकी क्या हो जाएंगी, तो कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, नाउ हीट ऑफ अवनेशन और enthalpy of ionization। तो व्हाट इज द हीट ऑफ आयोनाइजेशन और enthalpy of ionization, तो डिफाइंड हीट ऑफ आयोनाइजेशन और enthalpy of ionization जैसे नाम में है, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या था, 1 मोल कंपाउंड को बनाना था, किससे, तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म से। हीट ऑफ कंबशन में क्या था, तो 1 मोल कंपाउंड को बर्न करना एक्सेस ऑक्सीजन में। उसी तरह से हीट ऑफ आयोनाइजेशन में क्या होगा, तो आयोनाइज करना है, कितना को आयोनाइज करिए, 1 मोल, तो 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली आयोनाइज कर दिए, मतलब कंप्लीट पूरी की पूरी तरह आयन में तोड़ दीजिए, कहां पर, तो एक्वा सॉल्यूशन, मतलब पानी में डालिए 1 मोल किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को, 1 मोल किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोल दीजिए, तो अपने आप पूरा पूरा नहीं टूटेगा, तो टूटेगा कैसे, तो उसको तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। तो जितनी हीट लगेंगी उस 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली तोड़ने में, तो वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ आयोनाइजेशन। तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड हीट ऑफ आयोनाइजेशन।
तो 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली अवनाज कर दीजिए, कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दीजिए, किस में? तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। अगर किसी भी, जैसे आप एसिटिक एसिड ले लीजिए, 1 मोल एसिटिक एसिड को पानी में डाल दीजिए, वो घुल जाएगा, लेकिन पूरी की पूरी तरह अपने आयन में नहीं टूट पाएगा। तो उसे तोड़ने के लिए हमें क्या करेंगे? तो उसको गर्म करेंगे, मतलब हीट देंगे। तो 1 मोल किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोल दीजिए और उसे पूरा का पूरा आयन में तोड़ दीजिए, तो ये अपने आप नहीं टूटता, मतलब उसको तोड़ने के लिए क्या लगेंगी? तो हीट लगेगी। तो जितनी हीट लगेंगी उस हीट को हम क्या कहते हैं? तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन। तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। उसी तरह से अगर 1 मोल हम फॉर्मिक एसिड को पानी में डाल दे तो घुल जाएगा, लेकिन पूरी की पूरी तरह अपने आयन में नहीं टूटेगा। तो उसको तोड़ने के लिए क्या करना होगा? तो हमें हीट देनी पड़ेगी। जितनी हीट देनी पड़ेगी उसे हम कहेंगे हीट ऑफ आयोनाइजेशन। 1 मोल बेंजोइक एसिड को पानी में घोल दीजिए, घुल जाएगा, लेकिन अपने आप पूरी की पूरी तरह आयन में नहीं टूटेगा। तो उसको तोड़ने के लिए क्या करनी होगी? तो हमें हीट देनी होगी। तो जितनी हीट देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएंगे? तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिडिक बेंजोइक एसिड। उस तरह से अगर 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दें, वो घुल जाएगा, लेकिन अपने आप पूरा का पूरा नहीं टूटेगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ। तो उसको कंप्लीटली आयोनाइज करने के लिए क्या करें? उसको गर्म करेंगे, मतलब हीट देंगे। तो जितनी हीट लगेंगी वह क्या कहलाएंगे? तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन। तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हीट ऑफ आयोनाइजेशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पूरी की पूरी तरह तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड होगी। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से वीक एसिड है, वीक बेस है, ये सारे क्या है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट को पूरी की पूरी तरह तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब कराना होता है। उस हीट की अमाउंट को, उस हीट की मात्रा को क्या कहते हैं? हीट ऑफ आयोनाइजेशन। तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हीट ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है? तो 1 मोल एसिटिक एसिड को पानी में डाल देंगे तो घुल जाएगा, आयन में टूटेगा, लेकिन थोड़ा बहुत टूटेगा, लेकिन पूरा का पूरा तोड़ने के लिए हमें जितनी हीट लगेगी वो कहलाएगी हीट ऑफ आयोनाइजेशन। उसी तरह से 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दिए, वो घुल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत टूटेगा भी, लेकिन पूरी की पूरी तरह नहीं टूटेगा। तो उसे पूरी की पूरी तरह तोड़ने के लिए जितनी हीट लगेगी उसे हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ आयोनाइजेशन। मतलब 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली आयोनाइज करने में, 1 मोल कंपाउंड को पूरी की पूरी तरह आयोनाइज करने में जितनी हीट लगती है वह उसकी हीट ऑफ आयोनाइजेशन कहलाती है। तो आयोनाइजेशन क्या है? तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप बिग इलेक्ट्रोलाइट, कोई बिग इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, बिग केस ले लीजिए, बिग बेस लीजिए, कोई बिग इलेक्ट्रोलाइट को पूरी की पूरी तरह तोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ आयोनाइजेशन। सिंपल एक लाइन में याद रखिए कि 1 मोल कंपाउंड को कंप्लीटली आयोनाइज करने में जो हीट एब्जॉर्ब होगा दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ आयोनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? जैसा नाम में न्यूट्रलाइज होना है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? तो एसिड और बेस को अगर आप मिला दीजिए तो एसिड से निकलता है H प्लस, बेस से निकलता है OH माइनस और वाटर बना देता है, मतलब यही है न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? तो डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 इक्विवेलेंट, ध्यान दीजिए 1 इक्विवेलेंट, हर जगह 1 मोल ले रहे थे, यहाँ पर क्या है? 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, अगर आपके पास 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है तो उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 इक्विवेलेंट बेस डालिए। तो 1 इक्विवेलेंट एसिड, 1 इक्विवेलेंट बेस जब आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा तो उसमें जो हीट रिलीज होगी उसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, उष्मा की वह मात्रा जो उत्सर्जित होती है, कब? तो जब 1 इक्विवेलेंट एसिड और 1 इक्विवेलेंट बेस को आपस में मिला दीजिए और कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करा दीजिए, तो उसमें जो हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक इक्विवेलेंट एसिड लीजिए, उसमें एक इक्विवेलेंट बेस को मिला दीजिए, वो आपस में एक दूसरे को क्या करेगा? तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। उसके बाद जो हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड
amount of heat released when one equivalent of an acid, when one equivalent of an acid completely neutralize one equivalent of base, one equivalent acid वन इक्विवेलेंट बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड वन इक्विवेलेंट बेस को जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें क्या होती है? हीट रिलीज होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए पहले। तो व्हाट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है? The amount of heat released when one equivalent of an acid is completely neutralized by one equivalent of base. One equivalent acid और one equivalent base जब आपस में न्यूट्रलाइजेशन करता है तो जो हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा कांस्टेंट होती है और इक्वल होती है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होती है और इक्वल होती है किसके? तो -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट और माइनस अगर इसे जूल में कन्वर्ट करें, अब जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, तो अगर किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करें, मतलब जूल में कन्वर्ट करें तो -57.2 किलो जूल पर इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा कांस्टेंट होती है और इक्वल होती है किसके? तो -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये कैसे? तो कोई भी एसिड का अगर वन इक्विवेलेंट लीजिए, जैसे आप HCl ले लीजिए वन इक्विवेलेंट, तो HCl को अगर पानी में डालिएगा, HCl को पानी में डालिएगा तो वो क्या होगा? तो अपने आप टूट जाएगा। HCl अपने आप क्या होगा? तो टूट जाएगा। किस में? तो H+ में अपने आप, आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्या होगा? तो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो अपने आप टूट जाएगा। तो किसी भी एसिड का, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का वन इक्विवेलेंट में पानी में डाल दीजिए, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का वन इक्विवेलेंट को पानी में डाल दीजिए तो वो क्या करेगा? तो वन इक्विवेलेंट H+ दे देगा, अपने आप दे देगा आपको। और किसी भी बेस का, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस का, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस का, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस का वन इक्विवेलेंट को पानी में डाल दीजिए, वो क्या करेगा? तो वन इक्विवेलेंट OH माइनस दे देगा। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का वन इक्विवेलेंट को पानी में डाल दीजिएगा तो अपने आप वन इक्विवेलेंट H+ दे देगा। और किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के वन इक्विवेलेंट को पानी में डाल दीजिए तो अपने आप वन इक्विवेलेंट OH माइनस देगा और ये आपस में न्यूट्रलाइज करके क्या दे देगा? तो H2। तो जो आप HCl लीजिए चाहे HBr लीजिए, वन इक्विवेलेंट आप HCl लीजिए, HBr लीजिए, HCl लीजिए, HNO3 लीजिए, H2SO4 लीजिए, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के वन इक्विवेलेंट को पानी में डालेंगे तो अपने आप वो वन इक्विवेलेंट H+ दे देगा। किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के वन इक्विवेलेंट को पानी में डालेंगे तो अपने आप वो OH माइनस देगा और ये आपस में न्यूट्रलाइज करके H2, मतलब बार बार एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 13.7 किलो। ध्यान दीजिए, निगेटिव साइन जस्ट नेचर है कि ये एनर्जी रिलीज होगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। निगेटिव बस नेचर को बता रहा है कि एनर्जी यहाँ पर क्या होगी? तो रिलीज होगी। उसके अलावा यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है, पहले ही लिख दिए हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का वन इक्विवेलेंट पानी में डालेंगे तो वन इक्विवेलेंट H+ देगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के वन इक्विवेलेंट को पानी में डालेंगे, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के वन इक्विवेलेंट को पानी में डालेंगे तो वन इक्विवेलेंट OH माइनस देगा और ये आपस में न्यूट्रलाइज करके क्या देगा? तो H2O दे देगा। मतलब क्या हुई? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लीजिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए, बार बार यही रिएक्शन होगी और एनर्जी रिलीज कितनी होगी? 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। इसे ध्यान रखें, जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड और बेस है वो बेसिकली हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है किसकी? तो वन इक्विवेलेंट ऑफ H+ एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस। मतलब बार बार क्या होगा? तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड को आप लीजिएगा वन इक्विवेलेंट तो वन इक्विवेलेंट H+ दे देगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस का वन इक्विवेलेंट लीजिएगा तो वन इक्विवेलेंट OH माइनस देगा, ये आपस में न्यूट्रलाइज करके कितना एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन ध्यान दें, जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी वीक एसिड और वीक बेस की हमेशा लेसर होती है किससे? तो 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ हीट गेट एब्जॉर्ब इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे आपने वन इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड ली, पानी में डाले, वन इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस लीजिए, पानी में डाले, तो वन इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड अपने आप वन इक्विवेलेंट H+ दे दिया, वन इक्विवेलेंट
स्ट्रॉन्ग बेस अपने आप 1 इक्विवेलेंट OH मास दे दिया और आपस में न्यूट्रलाइज कर दिया, 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज हो गई। लेकिन अगर पानी में 1 इक्विवेलेंट वीक एसिड डाल दे, 1 इक्विवेलेंट वीक बेस डाल दे, तब कि जी वहाँ भी 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, नहीं, उतना नहीं होगा। कि क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 इक्विवेलेंट वीक एसिड को पानी में डाला, अगर आपने 1 इक्विवेलेंट वीक एसिड को पानी में डाला तो अपने आप वो टूटेगा नहीं। 1 इक्विवेलेंट वीक बेस को पानी में आपने डाला तो अपने आप OH माइनस और कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन में नहीं टूटेगा। अगर आपने 1 इक्विवेलेंट वीक एसिड को पानी में डाल दिया तो अपने आप अपने एनायन और H+ में नहीं टूट जाएगा पूरी की पूरी तरह, तो उसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी। कि कहाँ से रिक्वायर्ड होगा? तो जैसे H+ OH- न्यूट्रलाइज करता जाएगा, उससे थोड़ा बहुत एनर्जी जो रिलीज होगी वो तोड़ने में लगता जाएगा, जो एनर्जी रिलीज होगी तोड़ने में लगता जाएगा। मतलब वही कह रहा है कि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है किसकी, तो वीक एसिड और वीक बेस की। अगर आपने वीक एसिड 1 इक्विवेलेंट ले ली, वीक बेस 1 इक्विवेलेंट ले ली और उन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो एनर्जी हमेशा 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से कम रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि सम अमाउंट ऑफ हीट गेट एब्जॉर्ब्ड इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस या बोथ। क्योंकि सम अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, तो एब्जॉर्ब होगी किस में, तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस में। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप IIT क्वालिफाई कर दीजिए, अगर आप IIT क्वालिफाई कर जाइए तो सरकार आपको 50,000 रुपये देगी। IIT क्वालिफाई कर दीजिए, आपको क्या होगा, सरकार 50,000 रुपये दे देगी। लेकिन पूरा सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त होता तो जाते 50,000 का चेक तुरंत मिल जाता। लेकिन भैया उस 50,000 का चेक लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप समझते हैं? 5,000 वहाँ पर खर्च हो जाएगा, 5,000 वहाँ पर खर्च हो जाएगा। मतलब 50,000 का चेक तो मिलेगा, लेकिन उसके पहले 5,000 उधर खर्च हो गया, 5,000 उधर खर्च हो गया, 10,000 तो ऐसे ही खर्च हो गया। तो नेट आपको कितना मिला, तो 40,000 रुपये मिले। कि 50,000 मिल गया? नहीं, 50,000 रुपये आपने चेक मिला, लेकिन उसके पहले आप क्या कर चुके हैं, तो 10,000 रुपये खर्च कर चुके हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है कि जब 1 इक्विवेलेंट H+ और 1 इक्विवेलेंट OH- मिल बन जाएगा तो आपस में न्यूट्रलाइज करके 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन उसके पहले आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। कहां चली जाएंगी वो एब्जॉर्ब होकर के, तो वीक एसिड और वीक बेस को आयोनाइज करने के लिए। तो ये कह रहा कि जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस होती है हमेशा लेसर होती है किससे, तो 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट से। क्यों? क्योंकि सम अमाउंट ऑफ हीट गेट एब्जॉर्ब्ड इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस और बोथ। मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता तो ये जीरो हो जाती, क्योंकि वीक, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता तो ये जीरो होती। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होती, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होती, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होता, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता, तो ये क्या हो जाता, तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जीरो हो जाता। मतलब सिंपली हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जीरो हो जाता। मतलब सिंपली हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इतनी हो जाती। लेकिन अगर आपका पास वीक एसिड और वीक बेस है तब तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस कम होगा। किससे? 13.7 से। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम होगी किस में, तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में। तो ध्यान रखिएगा, तो जितना भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, यह याद रखने की चीज होती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है कितना के, 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट के। जबकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस हमेशा लेसर होती है किससे, 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि सम अमाउंट ऑफ हीट गेट एब्जॉर्ब्ड इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। The heat of neutralization of weak acid and weak base will always lesser than 13.7 kilocalorie per equivalent because some amount of it get absorbed in ionization of weak acid or weak base or both.
जैसे कि एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, जस्ट देख के बता देना है। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH, ध्यान दीजिए एसिटिक एसिड है वीक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होती है तो वीक एसिड। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH इज -50.6 किलोजूल पर इक्विवेलेंट। कह रहा है कि ऐसा है कि ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है किसकी, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की 50.6 किलोजूल पर इक्विवेलेंट है। कह रहा हीट, ये निगेटिव साइन जस्ट नेचर बताता है, ये निगेटिव से कुछ लेना देना, निगेटिव जस्ट क्या है नेचर की, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH कितनी है तो -50.6 किलोजूल पर इक्विवेलेंट है। फाइंड हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, बताइए एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करने में कितना हीट लगा, यदि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इतनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए डेटा चेंज कर दिया है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कितना तो 50.9 किलोजूल पर। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कोई भी एसिड और बेस कितना होता तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बराबर, मतलब इतना होना चाहिए था। बेसिक अगर यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड रहता स्ट्रॉन्ग बेस रहता, अगर ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहता तो सिंपली इतना हो जाता। लेकिन अगर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस है तो इतना नहीं, इसमें क्या होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम हो जाएगा, किसमें तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इक्वल टू कितनी होगी तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्लस हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। यहाँ पर एसिड सिर्फ वीक है, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑब्वियसली यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ क्या है तो यहाँ पर आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल टू कितनी होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन में इतना प्लस कुछ हीट कंज्यूम होगी किसमें तो आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। तो ये वैल्यू आपका -50.6 दिया हुआ है, ये -55.9 दिया हुआ है, इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा तो +5.3 किलोजूल पर इक्विवेलेंट, 5.3 किलोजूल पर इक्विवेलेंट, 5.3 किलोजूल पर इक्विवेलेंट, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें नोटेशनल पॉइंट यही है, हीट ऑफ पहले तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या है जो थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप से आ जाएगा। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड और 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस आपस में न्यूट्रलाइज करने के बाद जो हीट रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा कांस्टेंट होती है और इक्वल होती है 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट के। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस हमेशा लेसर होगा किससे 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट के। क्यों? क्योंकि सम अमाउंट ऑफ इट गेट कंज्यूम्ड इन आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, तो इसको पॉज करके लिखिए। तो नाउ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, जैसे आपने पढ़ा हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या था तो एक मोल कंपाउंड को बनाना है किससे तो उसके मोस्ट एबंडेंट एलिमेंटल फॉर्म्स। हीट ऑफ कंबशन में क्या था तो एक मोल कंपाउंड को बर्न कर दिया एक्सेस ऑक्सीजन। उस तरह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ भी क्या होगा तो एक मोल कंपाउंड में मतलब 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में तब तक हाइड्रोजन जोड़िए जब तक वो सेचुरेटेड नहीं हो जाए, कंप्लीटली सेचुरेटेड नहीं हो जाए, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ध्यान दीजिए एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हेन 1 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसेचुरेटेड मतलब इसमें पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड टू सेचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। 1 मोल अनसेचुरेटेड कंपाउंड में तब तक हाइड्रोजन जोड़िए जब तक वो सेचुरेट नहीं हो जाए, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है तो 1 मोल अनसेचुरेटेड कंपाउंड लीजिए, उसमें हाइड्रोजन तब तक जोड़िए जब तक वो सेचुरेट नहीं हो जाए। 1 मोल अनसेचुरेटेड कंपाउंड लीजिए, हाइड्रोजन तब तक जोड़िए जब तक वो सेचुरेट नहीं हो जाए। 1 मोल अनसेचुरेटेड कंपाउंड लीजिए और उसमें तब तक हाइड्रोजन जोड़िए जब तक वो सेचुरेट नहीं हो जाए। तो इस रिएक्शन में, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मा की मात्रा रिलीज होती है उसी को हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और
एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड टू सैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड में तब तक हाइड्रोजन जोड़िए जब तक वो सैचुरेट नहीं हो जाए। 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड में तब तक हाइड्रोजन को ऐड कराइए जब तक वो सैचुरेट नहीं हो जाए। 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड में तब तक हाइड्रोजन जोड़िए जब तक वो सैचुरेट नहीं हो जाए। तो इस रिएक्शन में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। हीट ऑफ आइसोमेराइजेशन, या एंथैल्पी चेंज इन आइसोमेराइजेशन, जैसे आपने पढ़ा आइसोमर्स कंपाउंड हैविंग same molecular formula but different properties. Compound having same molecular formula but different properties are called isomers and this phenomenon is called isomerism. तो heat of isomerization क्या है? तो किसी भी कंपाउंड के एक मोल को, ध्यान दीजिए, जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन में एक मोल को फॉर्म करते थे, हीट ऑफ कंबशन में एक मोल को जलाते थे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में एक मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन जोड़ते थे। उसी तरह से किसी भी कंपाउंड का एक मोल लीजिए और उसके आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज कर दीजिए। जैसे अगर एक मोल हम नॉर्मल ब्यूटेन ले रखे, एक मोल हम लोगों ने नॉर्मल ब्यूटेन ले रखी है, 1 मोल ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, तो 1 मोल नॉर्मल ब्यूटेन को 1 मोल आइसो ब्यूटेन में अगर चेंज करना है, 1 मोल नॉर्मल ब्यूटेन को यदि 1 मोल आइसो ब्यूटेन में चेंज करना है तो ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगी, बल्कि इस प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ आइसोमेराइजेशन। तो हीट ऑफ आइसोमेराइजेशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, अब एब्जॉर्ब भी हो सकती है या रिलीज भी हो सकती है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व मतलब एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है। तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू एन आइसोमेरिक फॉर्म। एक मोल कंपाउंड को उसको आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, एक मोल किसी भी कंपाउंड को उसके आइसोमेरिक फॉर्म में, यानी दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जस्ट अलग स्ट्रक्चर हो गई, इसके कारण अलग प्रॉपर्टी होगी। तो एक मोल कंपाउंड को उसके आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज करिए। तो इस प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ आइसोमेराइजेशन। एक मोल कंपाउंड को उसके आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज करिए तो उसमें जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ आइसोमेराइजेशन। तो एक मोल कंपाउंड को उसके आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज कर दीजिए, उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ आइसोमेराइजेशन। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही रहने देते हैं और अगला नेक्स्ट वीडियो में और है, इसमें कुछ बचा हुआ उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।